रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, सीधे पीपीटी पे आते हैं और विजुअल। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे, सीधे टाइप पे आते हैं। और हाँ, जितने भी लोग देख रहे हो यार, एक अंगूठा लगा दो, बस वो बेल आइकन दबा दो, ठीक, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और कुछ मत दो, और कुछ नहीं चाहिए। और लगातार इसको शेयर सब्सक्राइब। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने इसका कॉन्सेप्ट, नेचर, तमाम चीज़ें देख ली। फिर हमने इसको शुरुआत किया वैदिक कल्चर से कि कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। आज हम लोग आएंगे इसी टॉपिक को और आगे खींचते हुए कि आफ्टर फ्रीडम या आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग किस सिचुएशन पे हैं। एजुकेशन की बात करें कहाँ पे, ओवरऑल, लेकिन फिलहाल हम टारगेट करेंगे सिर्फ हायर एजुकेशन। तो अगर हम कहा जाए तो 1947 में जब आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, तो एक था कि नेशन डेवलपमेंट करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सोशल चेंजेस को हमें एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना है। और इसके लिए क्या करना था कि जो हायर एजुकेशन है, देखो, बेसिक एजुकेशन आपकी चीज़ों को सुधार सकती है, आपको एक अच्छा नागरिक बना सकती है। लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं कि देश की उन्नति, तो सिर्फ आप एक अच्छा नागरिक बन के देश की उन्नति में योगदान नहीं दे सकते पूरी तरह से। तो इसमें साइंटिफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो गई, रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, और सोशल लीडरशिप, इन सारी चीज़ों को टारगेट किया गया हायर एजुकेशन में। इसीलिए इन चीज़ों को प्रॉपर टारगेट किया गया। अब उस समय की हम करंट सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। संकेतक का मतलब यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो उस समय विश्वविद्यालय कितने थे? 20 थे। ये सिचुएशन है। महाविद्यालय यानी जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं वो नियरली 500 थे। इनरोलमेंट कितना था? सिर्फ 2.5 लाख। 2.5 लाख, समझ रहे हो, कुछ नहीं। और उसकी जो रीच थी, तो रीच जो प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ एजुकेशन में, वो बनी रही वही लिमिटेड, और ज़्यादातर शहरी लोग हो गए और या जो पैसे वाले थे। और रिसर्च की बात करें तो उस चीज़ पे हम लोग बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे। और उसका कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स आके फैकल्टी सेट करके गए थे, उनका क्या काम था कि बस हमें डेवलपमेंट करना है मेंटली, कि हम गुलामी करें अंग्रेजों की, हम ब्रिटिश क्राउन के थ्रू शासन करें, हम शरीर से भारतीय दिखेंगे और दिमाग से हम अंग्रेज। इस वजह से अब मेन जो टारगेट थे उस समय स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के मेन जो उद्देश्य थे, ये 6 टारगेट किया गया कि डेमोक्रेटिव, लोकतांत्रिक नागरिकों का हम निर्माण करेंगे, यानी डेमोक्रेटिक सिटीजन का निर्माण करना है। साइंटिफिक दृष्टिकोण, यहाँ पे एटीट्यूड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, यानी साइंटिफिक टेम्पर भी हमें डेवलपमेंट करना था। आर्थिक और औद्योगिकीकरण भी करना था, यानी आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी करना था और इंडस्ट्रियलिज्म भी करना था। इसके बाद क्या आता था कि सोशल इक्विटी एंड जस्टिस पे भी फोकस करना था ना, कि समान समाज में असमानता न बढ़ने पाए, न्याय बना रहे। साथ में नेशनल यूनिटी और कल्चरल डेवलपमेंट फोकस करना था। और इसमें भी जो मेन टारगेट रखा गया, इनोवेशंस, रिसर्च और इनोवेशंस, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। नो डाउट आप डेमोक्रेटिव हैं, आप प्रजा शासन सब सही चल रहा है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आप रखते हैं, पर आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब नई चीज़ें आप ला ही नहीं रहे हैं तो डेवलप क्या कर रहे हैं? हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। अब देखो, यहाँ से आपको बहुत सारे आयोग पढ़ने हैं। अभी तक में जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास आयोग है वो NEP 2020 है। और जब आप इस तरह के आयोग पढ़ेंगे तो मैंने ये इस आयोग का मैंने कई बार जिक्र किया है कि ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और ये हायर एजुकेशन के लिए ही प्रॉपर बना था। अब इसने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, हायर यूनिवर्सिटीज़, उनकी ऑटोनॉमीज पे बल दिया, यानी उनको स्वायत्ता दी कि अपनी मर्जी से काम कर सके। क्वालिटी एजुकेशन पे बल दिया, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी एजुकेशन फोकस किया। शोध को, विश्वविद्यालय रिसर्च को इन्होंने क्या किया, मेन वर्क बनाया। और साथ में एक जनरल एजुकेशन भी रखी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्च कहाँ रहेंगे, हम बेसिक एजुकेशन भी देंगे। इसका जो मेन इंपॉर्टेंस ये था कि इसे भारत की उच्च शिक्षा का दार्शनिक यानी फिलोसफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू बना, तो वो राधाकृष्ण आयोग से बना। और अगर राधाकृष्ण आयोग, इनका नाम अगर किसी को याद हो तो इनके नाम से एक चीज़ और जुड़ी है, हम लोग सितंबर में मनाते हैं, ठीक। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना।
फिर जो स्वतंत्र भारत के बाद दूसरा आयोग आता है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आता है, लेकिन ये चूंकि हायर एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा है, लेकिन इसका नाम इसलिए रखा गया है, एक तो इसका नाम में कंफ्यूज मत होना, सेकेंडरी एजुकेशन भी कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है इसे, और इनके नाम से मुदालियर आयोग के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। अब इन्होंने जो इसको हम यहाँ पे रखे हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने पर इन्होंने फोकस किया, और इन्होंने जो दूसरी चीज इसकी मेन पॉइंट थी जो यहाँ पे रखने का है कि टेक्नोलॉजिकल और वोकेशनल एजुकेशन की, इन्होंने कहा कि इसका रोल क्लियर करिए कि ये है किस लिए, इन दो बातों के लिए। फिर इसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर रोल आते हैं हमारे पास, वो आती है 1964 की पॉलिसी, ये कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और कोठारी कमीशन भी कहते हैं इसे। ये 1964 में बनती है और 26 जून 1966 को ये अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करती है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें दी थी, तो अब यही रिकमेंडेशंस आपको पढ़ने हैं हर आयोग से कि उसने अगर कुछ दिया है तो हायर एजुकेशन के लिए क्या दिया है, बस यही चीज़ ध्यान देना है। जैसे इन्होंने जो टारगेट किया सबसे पहले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, थ्री भाषा फार्मूला हो गया, ठीक है, इक्विटी, सबको एजुकेशन के प्रॉपर, स्कूल में हॉस्टल की बात इन्होंने की थी, फीमेल्स की एजुकेशन को सुधार करना, और इथिकल और रिलीजियस एजुकेशन की बात करनी है। बड़ों की मतलब यहाँ पे था एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने का तरीका, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ों की बात की, और हायर एजुकेशन के इवेल्युएशन की बात करते हैं कि जो उनका हम मूल्यांकन करेंगे उसको और सुधार करना है, ये इनका रिकमेंडेशन था। फिर इन्हीं के इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1968 को हमारी पहली एनईपी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आती है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें उनकी थी, लेकिन अब यहाँ पे जो नई चीज़ें आई हैं, ये साइंस की पढ़ाई को ज़्यादा फोकस किया, रिसर्च को फोकस किया। एजुकेशन जो स्ट्रक्चर अभी अब बदला है एनईपी 2020 से, नहीं तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे 10+3+2 का, 10 तक हो गया आपका हाई स्कूल यानी 10th बोर्ड हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये तभी मैं कहूँ ये 3 साल कहाँ से आ गया, 10+2+3, और +2 आपका हो जाता है 12वीं, और जो +3 आता है वो आपका हो जाता है यूजी, जिस कोर्स में भी आप हैं। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसमें ये आपका ये स्ट्रक्चर बदल के 5+3+3+4 हो गया है। फिर इन्होंने फिर वही फीमेल्स को फोकस किया था और डिग्री को नौकरियों से अलग करना था, और सबसे जो इन्होंने मेन चीज़ ये कही सुझाव दिया था कि गांव में भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बनाना है। और उसके बाद इन्होंने एक सजेशन ये दिया था कि जीडीपी पे, जो भारत की करंट जीडीपी होगी उसका 6% क्या करेंगे कि एजुकेशन पे हम रखेंगे। फिर इसके बाद वो जो पॉलिसी आती है जब सही तरीके से इम्प्लीमेशन नहीं हो पाती है या कह सकते हैं अप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने एक नई पॉलिसी रिफॉर्म की, ठीक है, इन्होंने 20 साल का पूरा डेटा एनालिसिस किया और 1986 में न्यू पॉलिसी की, ठीक है, हाँ, नई पॉलिसी की इन्होंने क्या किया, रिकमेंड दिया। 20 साल का इन्होंने पूरा डेटा एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे इस पॉलिसी ने कुछ सिफारिशें दी। ध्यान देना, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर था, जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग 1986 की पॉलिसी को ही फॉलो कर रहे थे। 1968 तो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी, फेल हो गई थी एक तरीके से कह सकते हो, या कह सकते हैं कि हमने उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पाया। पर 1986 की पॉलिसी बहुत अच्छी चली। अब उसके बाद फिर आई है हमारे पास 2020 की। तो जो इसकी रिकमेंडेशन थे कि अब यहाँ पे ना तो कास्ट, ना रिलीजन्स, ना जेंडर, इन सभी चीज़ों को हटा के भाई अगर स्टूडेंट को हमें एजुकेशन देनी है एनी हाउ। फिर इन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन को और फोकस रखा था तो उसको भी मस्ट किया। हायर एजुकेशन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंट लर्निंग इंस्टीट्यूट खोला। जैसे आजकल हमारे यूपी में प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी है, UPRTOU, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती है, ठीक है। और जिन्हें और इन्होंने एक साथ में रखा कि हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से मानेंगे जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में एलिमेंट्री एजुकेशन के सुधार की बात की, हर जिलों में नवोदय स्कूल खोलने की बात की, और 1968 की जो पॉलिसी की बात की कि डिग्री को नौकरी से अलग करना और स्किल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देना, कि डिग्री पाने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी पा गए, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सर्विस और नेशनल टेस्टिंग सर्विस बनाने की बात की गई थी। और जो कई अभी मैंने जैसे यहाँ पे नाम है, जैसे NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डाइट हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, और कॉलेज टीचर एजुकेशन की जो संस्थाएं बनी आगे चल के, तो ये सारी 1986 की पॉलिसी के बिहाव पे ही बनी।
और उसके बाद जो हमारी सबसे लेटेस्ट में पॉलिसी आती है 1996 के बाद 2020 में, तो 34 साल के बाद आती है। और इसका जो देखो मेन थीम क्या था, मैं हमने प्राइमरी एजुकेशन को नहीं रखा है, नहीं तो इसने जो फोकस किया सबसे ज़्यादा ये 5+3+3 पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया। देन +4 आता है। अब इस 5 को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांटा, सॉरी 3 के साल इन्होंने डाला है प्री स्कूल के लिए। प्री स्कूल का मतलब क्या होता है कि आप 3 साल की एज होते ही बालवाड़ी आंगनवाड़ी में चले जाएंगे और 3 साल तक वहीं पे आप बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। फिर जब आप 3-3 6 साल के हो जाएंगे तब जाएंगे आप कक्षा 1 और 2 में, तब तक हो चुकेंगे 8 साल का। फिर आप 3 साल की पढ़ाई करेंगे तब जाके पूरा होगा आपका कक्षा 5 तक की एजुकेशन। फिर 3 साल पढ़ेंगे तो आप कक्षा 8 में जाएंगे यानी उच्च प्राथमिक में, और देन 4 साल और पढ़ाई करेंगे तो आप जाएंगे सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इस पॉलिसी ने जो हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा चेंज किया कि बहुविषयक विश्वविद्यालय की इन्होंने मल्टीपल सब्जेक्टुअल और यूनिवर्सिटीज़ की बात की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की। अब जो आप लोग ABCID के लिए परेशान होते हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा ऑनलाइन डेटा, आपने जो भी एकेडमिक डिग्री लेंगे, जो भी कोर्स पढ़ेंगे, तो आपका सारा डेटा एक जगह हो जाएगा। और अब जो डिग्री संरचना है वो फ्लेक्सिबल हो गई। जैसे कि अगर प्रॉपरली ये पॉलिसी लागू होती है तो जैसे कई बार होता है, अभी तक की जो पॉलिसी थी कि अगर आपने 3 साल ग्रेजुएशन लिया है तो 3 साल का पूरा करने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप 2 साल का लेते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, 3 साल का लेते हैं तो डिप्लोमा मिल रहा है, और 4 साल का ले रहे हैं तो। फिर यहाँ पे भी इन चीज़ों पे रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस किया गया। IKEC जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पर, और एकल उच्च शिक्षा यानी जो हम लोग ऑनर्स कोर्स करते हैं उस पर फोकस किया। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा डिटेल, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए है, NTA क्या करा रहा है अब इस समय आपके जो करंट आप एडमिशन प्रोसेस है वो NTA करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें आप 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। अब देखो ये इनके टारगेट्स हैं, जैसे कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक इनका टारगेट है कि 50%। और इन्होंने एक चीज़ किया कि MPhil, जैसे कई बार होता था कि बच्चे MPhil कर लेते थे, अब बस इन्होंने PhD को रखा है, MPhil को हटा दिया है। इन्होंने एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्टिमुलेशन की बात की है, जिसमें के साथ साथ क्या करेंगे, ये मेडिकल और ये लीगल एजुकेशन को छोड़ के हर फील्ड को कवर करेगा। यानी HEI जो इंस्टीट्यूट बना है ये बस 2 फील्ड को नहीं कवर करेगा, नहीं तो जितने भी हायर एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें हैं ये करेगा। और नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परख की इन्होंने क्या किया है, देखो ये ABC के बारे में भी मैंने बताया, यहाँ पे है परख, ये आपका मूल्यांकन के लिए है। और इनका टारगेट ये है कि आपको अच्छी एजुकेशन देना है। सीधे शब्दों में कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करते हैं। और NCF बनाया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में अपडेट हो चुका है। अगर नहीं पता है, जो लोग नहीं जानते तो जान लीजिए कि NCF 2023 में फिर से अपडेट हो चुका है। और वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि GDP का 6% देने की सिफारिश की गई, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है, 6% नहीं दिया जा रहा है। हम एक दो और संस्थाओं की बात कर लेते हैं जो आफ्टर फ्रीडम बनी है, जो हायर एजुकेशन संबंधित है, जैसे UGC क्या होता है कि मेनली क्या होता है, संस्थाओं को ग्रांट देता है, ठीक है, उनको मान्यता दे रहा है, विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता करने के लिए होता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, और शिक्षक वेतन और मानदंड डिसाइड करता है। इसके अलावा जैसे AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT हो गया, NCT हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो गया। इस तरह की कई संस्थाएं धीरे धीरे आज़ादी के बाद क्या हुई, डेवलप की गई, स्टैंडर्डाइज किया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन आया। और फिर अगर हम उच्च शिक्षा के संस्थानों का विस्तार पढ़ें, एक्सपेंशन पढ़ें, तो हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय के प्रकार होते हैं, सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इनकी संख्या करंट में 45+ है, एग्जैक्ट मैंने डेटा नहीं ध्यान दिया। फिर आते हैं हमारे पास राज्य विश्वविद्यालय। जैसे मैं उदाहरण भी दे देता हूँ, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका AU है, राज्य विश्वविद्यालय आपका, एक मिनट, राजू क्यों लिख रहा हूँ, रज्जू भैया हो गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे आपकी होगी NGBTU हो गई, या उसको रख सकते हैं आप एग्रीकल्चर को। निजी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे MIT यूनिवर्सिटी हो गई। मुक्त विद्यालय जो आपके स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कि UP RTOU। आज अगर टोटल हम देखें तो हमारे पास 1000+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, सीधी सी बात है, सारे आयोग आपको पढ़ने हैं।
आयोग भी कौन कौन पढ़ने हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता दूं तो अगर आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको पढ़ना है 1948 49 का आयोग। मुदालरी आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए है तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। कोठारी आयोग प्राथमिक के लिए और हायर के लिए भी है तो आप कोठारी आयोग पढ़ेंगे। ठीक, कोठारी आयोग के बाद कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हायर एजुकेशन से डायरेक्ट जुड़ी हैं, जैसे एक संस्था है यूजीसी हो गया, एक मैंने नाम नहीं लिया, नैक, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल असेसमेंट अकेडमिशन काउंसिल। ये देखो क्या करती है, जो हायर एजुकेशन होते हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होते हैं या चीआई, इनको यही मान्यता देती है कि ये स्कूल सॉरी मतलब ये विश्वविद्यालय या ये डिग्री कॉलेज चलेगा या नहीं। नैक की टीम आती है प्रॉपर रिव्यू करने। ठीक है, किसी भी एचईआई के पास जाएगी, वो किसी के पास भी जा सकती है। फिर वो मेनली 4 ग्रेड देती है। ठीक है, ए बी सी डी। ए मतलब बहुत अच्छे हैं आप, कोई जरूरत नहीं है। बी दिया अच्छे हैं, या बी प्लस दिया बहुत अच्छे हैं। अगर आपको सी ग्रेड मिल गया तो आपको 1 साल के भीतर फिर से नैक को बुलाना पड़ेगा। डी अगर दे दिया आपको तो आपका इंस्टीट्यूट तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नैक के स्टेब्लिशन ईयर आप लोग बताइएगा। इसके अलावा फिर एनसीटीई है और पीछे नाम लिखे गए थे, तो इन सारी संस्थाओं को, हाँ, और आपकी तीनों पॉलिसीज पढ़िए, 1968, 1986 और 2020। और हाँ, इस पॉलिसी की रिवीजन के लिए 1992 में एक नई कमेटी बनाई गई थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए के नाम से जाना जाता था, कि पिछले 6 सालों में इस कमेटी ने किया, मतलब सॉरी इस आयोग के द्वारा, कि जो चीजें लागू की गई हैं वो सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज को क्या किया गया था, जांचने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे हंसा मेहता समिति है, वर्मा समिति है। लेकिन सबको छोड़ के बस आप एक तरह से रिकमेंडेशन करिए कि आपको सिर्फ हायर एजुकेशन का पढ़ना है, अभी हायर पे है। और अगर इनमें से किसी भी, जितने मैंने नाम बताया, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करना। यहाँ एक समरी दिया गया है, आपको डिटेल नहीं बताया क्योंकि डिटेल की आपको भी जरूरत नहीं, खासकर यूजी या पीजी के बच्चों के लिए। हाँ, नेट के बच्चों के लिए डिटेल में है। तो आप अगर किसी बुक नहीं मिल रही तो मैं एक सिंपल सी बुक बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, हिंदी में। एसपी गुप्ता ले लीजिए, इनकी किताब में आपको अपडेटेड में 2020 की पॉलिसी भी मिल जाएगी, या रमन बिहारी लाल ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा काम करिए, कोई भी बुक उठाइए जिसमें से इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री एक सीक्वेंस से दिया हो, और आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, उसमें से अगर आपके जो डेटा है वो मिल रहा है तो बस वो बुक आप उठा लीजिए। जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप वही बुक पढ़िए। सो यहाँ से हायर एजुकेशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कॉन्सेप्ट था, नेचर था, तमाम चीज़ें खत्म होती हैं। अब जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। वो टॉपिक छोटे छोटे हैं तो मुश्किल से विद इन 1 वीक सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और यूनिट 3 आपका खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी यहाँ तक देखा है, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मुझे बस आपका एक अंगूठे का सपोर्ट चाहिए, और उसी अंगूठे से इसको, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करवा दीजिए। बाकी आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी है क्या कर रहा हूँ, एक अंगूठे का सपोर्ट दे दो यार। बाकी सब आपका है, आपका मोबाइल है, डेटा है, थोड़ा सा डेटा इधर भी खर्चा कर दो, 10 20 50 MB, बहुत ज़्यादा थोड़ी लगेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।